तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 5। तो भाग नंबर 4 में हमने एक टिप्पणी को देखा था व कुछ उदाहरण भी हल किए थे। तो भाग नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। और यहाँ पर शायद जितने भी अभी तक हमने भाग नंबर 3 तक जितने भी टॉपिक पढ़े थे उन सभी उदाहरण आज खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस भाग को शुरू करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5। पिछले भाग में मैंने एक टिप्पणी को बताया था, आपको बताया था कि वो बहुत ही मतलब आगे यूजफुल होने वाली है। तो आप उसको जरूर याद कर लेना। तो आपको मैं आशा करता हूँ वो टिप्पणी जरूर याद हो गई होगी, जिसमें मेरे पास अगर दो बिंदु दी गई हैं तो उसके दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3 को। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें मुझे क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है दो बिंदु क्या दी गई है, -2, 4, -5। और दूसरी बिंदु क्या दी गई है, 1, 2, 3 की मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको सीधा सीधा याद हो आ गया होगा कि पिछली टिप्पणी हमने किस बारे में की हुई थी। इस पिछली टिप्पणी में मैंने आपको बताया था, एक बिंदु मेरे पास दी गई है P, और दूसरी बिंदु मुझे दी गई है Q। जब मैं दोनों बिंदुओं को एक लाइन से जोड़ देता हूँ, मान लो मैंने पी और क्यू को एक लाइन से जोड़ दिया। पी मेरे पास मान लो यहाँ पे मैंने मान लेता है ये रही -2, 4, 5। और हमारी दूसरी क्यू क्या है, क्यू है हमारी 1, 2, 3। तो यहाँ से मुझे 200 दोनों बिंदु मिल जाते हैं। यहाँ से आपको अब ध्यान आ गया होगा कि दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो दिक् कोसाइन पहले मैं देखूंगा कि दिक् अनुपात, दिक् अनुपात कैसे निकालते थे। दिक् अनुपात मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधे निकालेंगे। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लो और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लो। आप या तो इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो, और मेरे पास सीधे सीधे दिक् अनुपात मिल जाएंगे। दिक् अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक में से दो, -2 को घटा दिया तो यह हो जाएगा 1 जोड़ 2। ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जोड़ 2 हो जाएगा 3। ठीक है, अब बचा हमारा 2। 2 में से जब 4 को घटाएंगे, 2 में से मैंने 4 को घटाया तो यह बचेगा -2। अब 3 में से माइनस माइनस के 5 को घटाया तो यह हो जाएगा 3 जोड़ 5, यह कितना हो जाएगा 8 के बराबर। तो मेरे पास 3 -2 और 8, तीनों के तीनों मुझे दिग अनुपात मिल चुके हैं। तो दिग अनुपात हमने निकाल लिया है सीधे सीधे अपनी टिप्पणी के मदद से। ठीक है, अब इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके हल में कि हमें एनसीईआरटी में क्या हल दिया गया है। तो हम जानते हैं कि दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें A B और C मिल जाएगा उसको हमें उसके जो भी हमारे पास मान लो एक सदिश निकली या फिर एक रेखा निकली, उसके परिमाण से भाग करना होगा। तो मैंने यहाँ पे उसके परिमाण से भाग करने के लिए PQ लिख दिया, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया। तो PQ का हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह है मेरे ए के बराबर, यह ए के बराबर है, यह है बी के बराबर, और यह रहा सी के बराबर। और हम PQ कैसे निकालने थे, अब हम PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 घटक x1, y2 घटक y1 और z2 घटक z1, इन दोनों को निकाल लेंगे, इन तीनों को निकाल लेंगे और इनका वर्ग कर देंगे। जैसे मैंने x2 घटक x1 का वर्ग किया, फिर y2 घटक y1 का वर्ग किया, और z2 घटक z1 का वर्ग किया। तो जब इन तीनों का वर्ग कर दिया फिर उसका वर्गमूल निकाल दिया। तो जैसे ही मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो मुझे पी क्यू जो भी सदस्य है या फिर जो भी रेखा है उसका परिमाण पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे परिमाण पता चल चुका है। ठीक है, अब इसके आगे हल को देखेंगे। तो आगे हमें दिया गया है यहाँ पी और क्यू मुझे क्या दिए गए हैं, -2, 4, -5। और क्यू क्यू क्या दिया गया है, 1, 2, 3। तो हम PQ सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया कि एक में से दूसरे को घटा देना है और उन्हीं का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो हम कैसे घटाएंगे, जैसे मेरे पास एक दिया गया है, एक दिया गया, एक में से -2 को घटाया तो यह आ जाएगा 3।
यह मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। 3 की घात आ गई 2। उसको जोड़ेंगे, यह क्या आ जाएगा, 2 में से 4 को घटाया कितना आ जाएगा, -2। -2 -2 की घात 2, ठीक है। उसको हम जोड़ेंगे या इसके साथ, 3 में से -5 घटाएंगे, 3 -5 जोड़ जोड़ हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा 8। यहाँ से आ जाएगा 8 घात 2। 3 की घात 2 कितना होता है, यह होता है 9, ठीक है, 9। और फिर देखेंगे हम 4 की घात 2 कितना होता है, 4। और 8 की घात 2 कितना होता है, 8 × 8 = 64। तो 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68। 68 और 9 हो जाएगा 77। तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आया गया होगा कि हमारे वर्गमूल के अंदर 77 आने वाला है, ठीक है। और ऊपर हम रखेंगे अब ए बी और सी का मान। तो ए बी सी मेरा क्या निकला है, ए आ जाएगा x2 घटक x1, बी आ जाएगा y2 घटक y1, और जेड जेड सी आ जाएगा z2 घटक z1। तो यह हमारा 3 आ गया था, यह आ गया था -2, यह आ जाएगा 8। तो 3/√77, -2 भागे √77, और 8 भागे √77। तो यह मेरे सीधे सीधे दिक् कोसाइन आ गया। दिक् अनुपात मैंने शुरू में निकाल लिए थे, जो थे 3 -2 और 8। तो यहाँ से मैंने दिक् कोसाइन भी निकाल लिए हैं। तो दिक् कोसाइन निकालना देखिए उससे टिप्पणी की मदद से कितना सरल हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का दिक् कोसाइन को ज्ञात करना है। इनको चलिए मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि इसके लिए मैं इस पेज पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया रखा है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन को। हम किसी भी रेखा, मान लो मेरे पास एक एक्स अक्ष पे रेखा है, तो उसके दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। एक रेखा के दिक् कोसाइन निकालने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ता था अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है। अल्फा क्या था, अल्फा था मेरे एक्स अक्ष के पर कितना वो कोण बना रहा है, फिर बीटा था मेरा वाई अक्ष पर कितना कोण बना रहा है, और गामा था मेरा जेड अक्ष पर कितना कोण बना रहा है, ठीक है। तो एक लाइन आप ऐसे सोचिए, मेरे पास एक्स अक्ष है और उसी पर मेरी एक लाइन है, तो उसके उसके साथ कोण क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो ठीक है, मेरे पास अल्फा आ जाएगा 0, ठीक है। अब बीटा, बीटा आपको पता होगा, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास रही एक्स अक्ष, इसके ऊपर सीधे सीधे हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स और वाई अक्ष में कितना कोण मिल गया भाई, आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, वह होगा हमारा 90, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे गामा। गामा कैसे निकालेंगे, गामा होता था हमारे लाइन और जेड अक्ष के बीच का कोण। तो यह रही हमारी लाइन जो कि एक्स अक्ष की तरफ है, और यह हो जाएगा मेरा सीधा उसके नीचे, आप उसके नीचे मान लीजिए, जो कि होगा हमारा जेड अक्ष। तो इसके इसके बीच में मैंने अभी बताया आपको कि वो भी 90 डिग्री का ही कोण होता है। तो यह भी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हम इसके दिक् कोसाइन को कैसे निकालेंगे, जो कि थे हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ से हमारे अल्फा बीटा और गामा की मदद से हम उनके एल एम और एन निकालेंगे। यह था मेरा एल, यह होगा मेरा एम, और यह हो जाएगा एन, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान मैंने आपको जो भी अभी पिछले भाग में बताया था कि आपको कॉस और साइन की वैल्यूज कैसे याद रखनी है, ठीक है। कॉस और साइन का मान आपको याद रखेंगे तो आपको ये सब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन सबको लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो कॉस जीरो का मान मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको उस भाग को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस और साइन के हमें कैसे मान रखने हैं। तो कॉस जीरो का मान हो जाएगा 1। कॉस बीटा मेरा कितना है, जो कि है 90। कॉस नब्बे का मान कितना है, वह होता है 0। फिर हम देखेंगे दूसरी बार कॉस नब्बे का मान फिर से मेरा कितना होगा, 0। तो हमारे यहाँ पे दिक् कोसाइन सीधे सीधे आ गए, 1,0,0, ठीक है। तो है मेरे दिक् कोसाइन निकल आए। तो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन होते हैं 1,0,0। आप देखिए, अब आपको इन चीजों को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह अभी हमें शुरू शुरू में बहुत ही सरल उदाहरणों में बताए गए हैं। मान लो एक बाद में एक हमें कोई भी क्वेश्चन मिला, उसमें हमें बताया गया कि कोई भी लाइन एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, जेड अक्ष पे है, उसके दिक् कोसाइन आपको उसी क्वेश्चन में निकालने हैं। तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पे जो भी लाइन आएगी, जो भी रेखा होगी, उसके दिक् कोसाइन होंगे 1,0,0,।
ठीक है, तो अब इन चीजों को आपको धीरे धीरे मतलब याद ही रखना है। आप बहुत सारे जब क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे याद क्यों रखना है। अब हम निकालेंगे बाई अक्ष। अब मैं इन सबका सीधा सीधा बता दूंगा। बाई अक्ष के लिए आप देख सकते हैं, बाई अक्ष के लिए बाई खुद 0 डिग्री पर होगा, और एक्स होगा हमारे 90 डिग्री पे, और जेड भी होगा हमारे 90 डिग्री पे। तो मेरा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आ जाएगा कॉस 0 के बराबर, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ बाई अक्ष नहीं, कॉस अल्फा तो आएगा हमारे 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक्स बाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कॉस मेरा ऐसे ही आ जाएगा कॉस बीटा, और फिर आ जाएगा कॉस गामा। ठीक है, तो कॉस बीटा है मेरा कॉस 0, क्योंकि वो है बाई अक्ष के साथ। बाई अक्ष के साथ बाई अक्ष कितना ही कोण बनाता है, वो है 0। फिर आ जाएगा मेरा कॉस 90। तो आपको पता है कॉस 90 होता है 1 0 और 0। ठीक है, 1 0 और 1, सॉरी 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 सॉरी, कॉस 90 होगा, ठीक है 1, और यह थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको बताना भूल गया। कॉस 90 होता है हमारा 0, और कॉस 0 होता है 1, और कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ से हमारे दिक्कत साइन क्या निकल आएंगे, यह हो जाएगा 0 1 0। तो यहाँ से आप इसके बाई अक्ष के दिक्कत साइन सीधे सीधे निकाल सकते हैं। और अब हम निकालेंगे जेड अक्ष। जेड अक्ष के लिए क्या होगा, जेड अक्ष पे हम देखेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ जेड अक्ष का कितना कोण है, जो कि है 90 डिग्री। फिर हम देखेंगे कॉस बीटा, कॉस बीटा कैसे निकलेगा, जो कि है बाई अक्ष के साथ कोण, बाय भी है हमारा 90 डिग्री। और कॉस गामा क्या है, कॉस गामा है हमारा जेड अक्ष के साथ कोण, बाय होगा हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ से है पीछे सीधा 1 0 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 1 आ चुका है। तो यहाँ से हमने जेड अक्ष एक्स अक्ष बाई अक्ष इन तीनों के दिक् कोसाइन निकाल लिए। अब इन तीनों में मैं एक सिमिलरिटी बताता हूँ। यह रहा मेरा एक्स, यह है मेरा बाई, है जेड। इन तीनों के दिक् कोसाइन क्या क्या है, इनके इसके आए हैं 1 0 0। इसके आए हैं 0 1 0। इसके आए हैं 0 0 1। ठीक है, तो तीनों के दिक् कोसाइन मुझे मिल गए। आप सबसे महत्वपूर्ण मतलब इनको याद रखने की सबसे सरल तरीका बताता हूँ। हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एक्स बाई जेड। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही मैंने एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन को बोला, तो आपको बस एक्स को 1 रखना है, बाकी दोनों को 0 रख देना है। देख लीजिए, आपके सीधे सीधे एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन निकाल आएंगे। ऐसे जब मैंने बाई को रखा, बाई को 1 रखना है, बाकी दोनों को 0 रखना है। ठीक है, मेरे बाई अक्ष के दिक् कोसाइन भी निकल आए, और ऐसे ही मैं जेड अक्ष के दिक् कोसाइन भी निकल आऊंगा। जो भी जेड की जगह मैंने 1 रख दिया, बाकी दोनों की जगह 0 रख दिया। तो ठीक है, इस तरह मेरे जेड अक्ष के दिक् कोसाइन भी निकल आए। तो आपको सबसे सरल याद करने की विधि भी मैंने बता दी है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे उदाहरण मुझे एक दिया गया है, जो कि है हमारा उदाहरण नंबर 5। तो ठीक है, तो दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी सरेख है। सरेख क्या होता है, सरेख मैं आपको बताता हूँ। तो सरेख मान लो मेरे पास यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, और यह बिंदु सी है। सरेख का मतलब होता है जब ये तीनों बिंदु को मैं जोड़ूं तो ये एक ही लाइन में आ रही है। मतलब कि मेरे पास एक बिंदु दी गई, दूसरी बिंदु दी गई, तीसरी बिंदु, मैंने जब तीनों बिंदुओं को जोड़ा तो वह एक ही लाइन में आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि सरेख है, तो कैसे दर्शाएंगे, मतलब कैसे पता करेंगे। तो आपको बस अब इन चीजों में ध्यान रखना है कि कैसे दर्शाएंगे। तो आप सटीक का मतलब समझ गए होंगे। मालूम मैंने एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक ले ली, दूसरी बिंदु मैंने इतनी दूर ले ली, तो आप यह नहीं सोच सकते कि इनका परिमाण भी इनके बीच का बराबर होगा। आप बस इतना सोच सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु के लिए मैंने जिस दिशा में जाना पड़ रहा है, मान लो मुझे एक्स अक्ष की दिशा में जाना पड़ रहा है, तो मुझे सी बिंदु तक जाने के लिए भी एक्स अक्ष की दिशा में ही जाना पड़ेगा। मतलब कि मेरी दिशा एक ही रहने वाली है। दिशा हम कैसे निकालते हैं, दिशा हम निकालते हैं दिक् अनुपात की मदद से। ठीक है, दिक् अनुपात या फिर दिक् रेशियोस। ठीक है, दिक् अनुपात या फिर दिक् कोसाइन की मदद से हम निकालते हैं। तो ठीक है, पहले हम दिक् अनुपात इन सभी का सरलता से निकाल लेंगे। दिक् अनुपात निकालने के मैंने सबसे सरल विधि आपको क्या बताइए, कि एक बिंदु लो, उसमें से दूसरी बिंदु घटा दो, फिर दूसरी बिंदु लो, उसमें से भी पहली बिंदु घटा दो, तो दोनों के दिक् अनुपात एक बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ए बी और सी। तो यह हो जाएगी मेरी ए बिंदु, इसको मैंने सी बिंदु मान लिया, तो और मान लो यहाँ कहीं पे मान लिया मैंने बी बिंदु। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बी बिंदु में से ए बिंदु को घटाना है, तो आपको दिक् अनुपात मिल जाएंगे। सी बिंदु में से बी बिंदु को घटाना है, और फिर से दिक् अनुपात मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर वो दिक् अनुपात बराबर है,
दिग अनुपात बराबर होने का मतलब क्या है कि वह रेखा एक ही लाइन में है, मतलब कि उन दोनों की दिशा एक ही है। ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा और बी और सी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा एक ही है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि दिग अनुपात की मदद से कि यह तीनों बिंदु सरेख हैं। सरेख मतलब इसे मैं इंग्लिश में बता दूं तो उसे कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाली चीजें। ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे ए बिंदु और बी बिंदु की वाली रेखा का दिग अनुपात निकालेंगे हम बी और सी बिंदु को के बीच का दिग अनुपात। ठीक है। तो चलिए इन्हें निकालना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ए और बी बिंदु के बीच के दिग अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे आप ऐसे करेंगे, एक में से दो को घटाइए, माइनस दो में से तीन को घटाइए, और तीन में से माइनस चार को घटाइए। अब आप एक में से माइनस दो को घटाएंगे तो यह बचेगा सीधे सीधे माइनस एक। ऐसा ही नहीं होना। ठीक है, तो यह बचेगा सीधे सीधे माइनस एक। अब हम घटाते हैं माइनस दो से माइनस तीन को। मैंने माइनस दो है माइनस तीन को घटा दिया तो यह आ जाएगा माइनस पाँच के बराबर। ठीक है, तो यह आ गया मेरे माइनस पाँच के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है तीसरी बिंदु। तीसरी बिंदु दी गई है हमें तीन। तीन में से जब मैं माइनस चार को घटाता हूँ, तीन में से मैंने माइनस चार को घटाया तो आ जाएगा तीन, और माइनस है तो भाई जुड़ जाएगा, तीन जोड़ चार जो कि आ जाएगा सात। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ गए हैं माइनस एक, कॉमा पाँच, कॉमा सात। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच के डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, बी और सी के बीच के मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इनको भी निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसी तरह से मुझे तीनों के इस बी और सी बिंदु के भी मुझे दिक् कोसाइन मिल जाएंगे। तो ठीक है, इन्हें घटाना शुरू करते हैं। तो मैंने तीन में से एक घटाया, तीन में से एक घटाया तो आपको पता है सीधा सीधा दो मिल जाएगा। आठ में से माइनस दो को घटाया तो यह माइनस दो है तो मतलब जुड़ जाएगा, तो आठ और दो दस, यह दस हो जाएगा। और उसके बाद हम निकालेंगे माइनस ग्यारह और तीन के बीच में, तो यह हो जाएगा माइनस ग्यारह, और जब तीन को उसमें किया तो यह हो जाएगा माइनस चौदह। ठीक है, तो यह माइनस चौदह भी आ गया। अब देख सकते हैं कि अब मैंने आपको बताया था कि दिक दिक अनुपात जो भी निकलते हैं उनको हमें सबसे कम मतलब जितने बार भाग हो सके उतनी बार करना है। तो देखिए आप इन सभी को दो से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको दो से भाग किया, यह आ जाएगा एक कॉमा पाँच कॉमा माइनस का सात। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों के दोनों दिग अनुपात एक बराबर ही है। ठीक है, दिग अनुपात एक बराबर ही है, मतलब कि यह रेखा सीधे सीधे सरेख है। तो यहाँ से सरेख रेखा आपको पता चल गई होगी। देखिए इसमें भी दिया गया है, स्पष्ट है कि ए बी और ए सी के दिग अनुपात समानुपाती है, मतलब एक बराबर है। अतः ए बी और बी सी समांतर हैं, मतलब कि एक ही दिशा में है। परंतु ए बी और बी सी दोनों में बी उभयनिष्ठ है, मतलब कि वह बी बिंदु सेम है। ए और बी बिंदु में ए बी बिंदु सेम है और बी और सी में बी बिंदु सेम है। अतः ए बी और सी सरेख बिंदु है, मतलब कि ये पैरेलल कोलिनियर क्योंकि एक ही लाइन पे आने वाली बिंदु है। तो सरेख को भी आपको ध्यान रखना है कि आप सरेख से कैसे पहचानेंगे कि यह बिंदु एक ही लाइन पे आने वाली है, और इसमें हमें क्या हल में क्या मेथड लगाना है। ठीक है, तो आज हम उदाहरण तीन, चार और पांच पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो मतलब एक रेखा का हम समीकरण कैसे करते हैं अंतरिक्ष में। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दिए गए बिंदु ए से जाने वाली रेखा गए सद दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, मतलब कि मुझे केवल एक बिंदु दी गई होगी और एक दिशा दी गई होगी। तो बिंदु और दिशा से हम कैसे पता चलेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब कि एक रेखा का मुझे समीकरण कैसे करना है। ठीक है, तो और साथ में एक टिप्पणी को भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।